में पहले सीट को लेकर जीतन राम मांझी अड़े थे और अब मांझी माने तो रामविलास पासवान की पार्टी को सीट को लेकर टीस हो रही है। पहले लालू प्रसाद यादव के साथ मंच साझा करने से राहुल गांधी हिचक रहे थे और अब राहुल की रैली में लालू ने किनारा कर लिया है। बिहार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता जीत का दम भर रहे हैं। दोनों ही गठबंधनों के नेता दावा कर रहे हैं कि उनका जोड़ बेजोड़ है, लेकिन अंदर खाने दोनों की गठबंधनों के नेताओं के बीच रुतबे को लेकर खींचतान जारी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में अब ये बड़ी बहस चल रही है कि क्या एनडीए की नैया डुबोएंगे या पार लगाएंगे मांझी पासवान। क्या बिहार के चुनाव में सबका खेल अपने ही चौपट करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की बेचैनी बड़ी मुश्किल से खत्म हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मुंह मीठा कराने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया कि एनडीए की चारों पार्टियों की चाहत पूरी हो गई है। टोटल 243 सीट्स जो है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 107 सीट लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। लेकिन मांझी का मुंह मीठा हुआ तो रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का स्वाद कसैला हो गया। सीट बंटवारे का ऐलान होने के फौरन बाद खबर आई कि एलजेपी खुश नहीं है। वैसे एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान उस वक्त भी झल्लाए हुए थे जब अमित शाह सीट बंटवारे का ऐलान कर रहे थे। कितनी सीटें आपको दी गई हैं? किस तरीके से आप अरे एक पूछा दीजिए ना। एक एक करके जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है सर, अरे जोर से बोलिए ना आप। जिस तरीके से क्या आप सैटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे का पेच भी जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के चलते ही फंसा था। बिहार की राजनीति में दोनों की इमेज दलित नेता की है और दोनों ही नेता एनडीए में अपना रुतबा एक दूसरे से बड़ा दिखाना चाहते हैं। ऐसे में अब ये सवाल बड़ा है कि अगर मांझी और पासवान के बीच अपने रुतबे को लेकर शीत युद्ध जारी रहा तो क्या होगा। ये दोनों नेता बिहार में एनडीए की नैया डुबोएंगे या पार लगाएंगे। वैसे अपनों से ही चुनाव में खेल बिगड़ने का खतरा महागठबंधन को भी सता रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महागठबंधन में बिखराव होने का ताना मारा तो कुछ ही घंटों बाद महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने एकजुटता की नुमाइश भी की। मित्रों, महागठबंधन में बिखराव हो चुका है। वो ही इस चुनाव किस दिशा में जाता है उस बात का द्योतक है। गठबंधन के मुखिया ही आज गठबंधन के साथ नहीं है। न हवाबाजी न चालबाजी, बिहार मांगे सरकार कामकाजी। अब सवाल ये है कि अगर महागठबंधन एकजुट है तो फिर एकजुटता की नुमाइश क्यों। खबर ये भी है कि 19 सितंबर को पश्चिमी चंपारण में राहुल गांधी की रैली से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दूरी बना ली है। उन्होंने इस रैली में अपने बेटे को भेजने का फैसला किया। क्योंकि बिहार में कोई भी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रही है और हर गठबंधन में स्वार्थों की गांठ पड़ी हुई है, ऐसे में ये सवाल दिलचस्प हो गया है कि क्या बिहार के चुनाव में सबका खेल अपने संगी साथी ही बिगाड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यह है कौन किसका खेल बिगाड़ेगा और कौन किसका खेल बनाएगा। जनता सबका खेल बनाएगी, लेकिन नेता क्या एक दूसरे का खेल बिगाड़ेंगे। इसी सवाल पर होगी हमारी बड़ी बहस और हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं डॉक्टर संबित पात्रा जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, रीता बहुगुणा जोशी जी जो कि कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ राजीव रंजन जी है स्पोक्स पर्सन जेडीयू के और शक्ति यादव जी है स्पोक्स पर्सन आरजेडी के। हमने लोक जनशक्ति पार्टी जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उनसे भी अपना प्रतिनिधि बुलाया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वो प्रतिनिधि यहां से चले गए।
साफ जताता है कि कहीं ना कहीं एलजेपी यानी रामविलास पासवान जी की पार्टी में नाराजगी है। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे, पहले मांझी नाराज हो गए, अब पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों नाराज हो गए, क्या करेगी आपकी पार्टी? दीपक जी, आप देखिए, आप जो अभी फुटेज भी ऊपर चला रहे हैं साइड में, जिसमें सारे नेता साथ में खड़े होकर मिठाई खा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद अमित शाह जी के बगल में रामविलास पासवान जी बैठे थे और उससे थोड़ी दूर पे चिराग पासवान जी बैठे थे, मांझी जी भी वहां मौजूद थे। ऐसे में और दोनों से जब पूछा गया, दोनों ने कहा हम नाराज नहीं हैं। मैं आज सुबह से यही कह रहा हूं, जब हमारे घर में सब कुछ ठीक है, कोई नाराज नहीं है, तो बाकी लोग मंथरा क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये मंथरा बन के फूट डालने की कोशिश नहीं की जाए। हम लोग खुश हैं और हम बिहार की खुशी के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं। ये बताइए, कल से आज तक जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे? वो भी कह रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको सीटें क्यों बढ़ानी पड़ी? नहीं, देखिए, वो सीटें क्यों बढ़ानी पड़ी, किसको कितनी सीट पे लड़ना चाहिए, ये तो हमारे इंटरनल स्ट्रेटजी का विषय है। सबने साथ में बैठ के ये निर्णय ले लिया कि फलाने फलाने सीट पे फलानी पार्टी हमारी जो एनडीए की है वो लड़ेगी। बड़ी बात यह है कि हमारे स्ट्रेटजी से जो हमारे ओपोनेंट हैं वो बौखलाए हुए हैं। ये दिखाता है कि हमारी स्ट्रेटजी सही है। अगर हमारी स्ट्रेटजी में किसी प्रकार का फॉल्ट होता तो हमारे ओपोनेंट मुस्कुरा रहे होते। ये जाके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे राजीव रंजन जी मुस्कुरा रहे हैं अभी। आश्चर्यचकित रह गया जब मैं देखा कि राजीव रंजन जी मुस्कुरा रहे हैं अभी। मैं राजीव रंजन जी को एक पते की बात बता रहा हूं। आज जब मैंने देखा कि केसी त्यागी जी, जो कि जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, वो कांग्रेस के दफ्तर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मुझे तो याद आया कि आज जेपी जी पे क्या गुजर रहा होगा। जरा सोचिए क्या हो रहा। केसी त्यागी जी हमेशा कहते थे कि डिबेट पे बैठ के कि मैं जेल गया इमरजेंसी के दौरान, मैं बहुत अत्याचार सहा। आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मतलब हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा जी, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि रामविलास पासवान, उन्होंने 2002 के दंगों के बाद क्या बोला था नरेंद्र मोदी जी के बारे में और बीजेपी के बारे में? कुछ स्टेटमेंट सुनवाऊं आपको? नहीं, ठीक ना, वो स्टेटमेंट मुझे याद है, मगर वो देखिए, लोकसभा के चुनाव से पहले वापस आ गए। वो हमारे पास तब आ गए जब तो ये भी विधानसभा चुनाव से पहले वापस आ गए। ये जो महागठबंधन है, ये तो आनंद फानंद में बनाया गया है। सर, आपने भी रामविलास पासवान से गठबंधन लोकसभा के पहले आनंद फानंद में बनाया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आनंद फानंद में कोई नहीं था। हम लोग बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और अगर हमारे स्ट्रैटेजी से दूसरे परेशान है तो उनसे पूछिए वो परेशान क्यों है। मगर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो वो परेशान है। राजीव रंजन जी, आप परेशान हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि परेशान ज्यादा संबित जी हैं, और उनकी परेशानी की वजह बिल्कुल सब लोगों के सामने है। जिस तरह से 72 घंटे में जीतन राम मांझी जी ने इनकी चूल्हे हिला दी हैं, इनका नशा उतर गया है। सत्ता के तरफ जो इनके बढ़ते पैर थे, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जंजीरें डाल दी हैं, और जिस तरह के घाव गहरे हैं, रामविलास पासवान जी या जीतन राम मांझी जी एक दूसरे को कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, ये उन नेताओं के सामने घुटने टेक रहे हैं जिनका अपने उस समाज पर भी प्रभाव नहीं है जिसके बल पर ये सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी का महादलित समाज पर 25% से भी कम मतदाताओं ने माना कि उनके होने से कोई असर होगा। तो हमारा ये मानना है कि ये नीतीश कुमार जी का जो एक करिश्माई जो नेतृत्व है, उसके सामने समय के पहले, चुनाव शुरू होने के पहले ही इनका जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है वो ढेर हो चुका है। नेता तय नहीं कर पाए, सीटों के सवाल पर इनके यहां जबरदस्त मारामारी मची हुई है। हर जो घटक है दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये मुकाबला करेंगे नीतीश कुमार जी के साथ। हमने तो बहुत पहले नेता का ऐलान किया, सीटों की घोषणा हो गई कि कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे। हमारे नेताओं के बीच जो चुनावी रणनीति है उस पर लगातार आपसी समझ के साथ कार्यक्रम बन रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का जादू जिस तरह से उतर रहा है, वो तारनहार बनने आए थे, वो इनके अलायंस के लिए बोझ बन रहे हैं।
तो देखिए लड़ाई ये बिहार में पूरी तरह से एक तरफा है और उसको किसी तरीके से लड़ाई में बने रहने के लिए जिस तरह से ये गिड़गिड़ा रहे हैं अपने घटक सहयोगियों के घटक दलों के सामने, वो एक राष्ट्रीय पार्टी का जो एक बड़ा जो तिलस्म है वो धीरे धीरे टूट रहा है और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां सामने हैं पहले चरण के चुनाव से ही पता ही नहीं चल जाएगा। बिहार की जनता ने इन्हें बुरी तरह से खारिज कर दिया है। तो संबित पात्रा जी, आप शेर हैं या ढेर हैं? दीपक जी नहीं, देखिए गिड़गिड़ा रहे हैं शब्द का इस्तेमाल किया। ये 4 दिन पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे। दीपक जी आप बताइए, दिल्ली आए थे 2 बड़े नेता जेडीयू के और गए थे गिड़गिड़ाने के लिए। कहां पे आपको पता है? मुलायम सिंह यादव के लिए। वहां जाके देवड़ी पे नाक भी रगड़ा, मगर मुलायम सिंह जी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, हम डूबने के लिए थोड़ी आएंगे। आप बताइए, मुलायम सिंह जो इनके अध्यक्ष बने हुए थे, वो झंडा, पताका, निशान सब कुछ उन्हीं के हवाले करके आए थे। वो भी बोल रहे हैं कि हम नहीं डूबने वाले हैं। तो बोझ कौन है आप बताइए? पात्रा जी, आप बीच में बिहार निवास में आपका पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व बोल रहे थे, हम जीतन राम मांझी जी के कमरे में घूमता रहा, टहलता रहा। अभी बता रहे हैं। आप बीच में फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। अभी बीच में फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। अभी तो फर्स्ट पेज है, रुकिए। मैं ये बोल रहा था दीपक जी कि ये ताका झांकी क्यों कर रहे हैं? तो आपका हमारे घर में हम कैसे बात कर रहे हैं, किसको क्या सीट दे रहे हैं, ये ताका झांकी क्यों कर रहे हैं? ये ताका झांकी सर प्लीज, ये ताका झांकी सार्वजनिक जीवन में है के घर में ऑल जनता के बीच में है। आपकी अच्छाइयों और बुराइयों सब पर जनता की नजर होगी। इस पॉइंट पे तो मैं भी एग्री करता हूं। मैं आपको बता दूं सर, ये आप जो हम लोग को भड़का रहे हैं ना, ये हम लोग कौशल्या हैं। आप मंथरा बनने से भी कुछ नहीं होगा। आप बनते रहिए मंथरा, कौशल्या पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर मंथरा के चलते राम को 14 साल का वनवास मिला था। आप ये भूलिए मत डॉक्टर संबित पात्रा। संबित जी, जमीन आपकी सड़क गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ राजीव रंजन जी रीता जी कि मंथरा के चलते भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था। नहीं, ये कलयुग का वो मंथरा है जो पहले से ही बिहार को 25 वर्ष के वनवास पे भेज चुका है। अब बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं। उस 25 साल में 8 साल आप साथ थे संबित। तो उसके भी आंकड़े हैं मेरे पास। आप देखिए, आज ही के देखिए 2 दिन से लगातार 2 दिन से, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया और आज के इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से जब हम साथ थे के आंकड़े और जब हम साथ नहीं थे के आंकड़े छपे हैं। 3 आंकड़े बता देता हूं दीपक जी। नंबर 1, मोदी आंकड़े का नाम सुनते ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि इनको पता है आंकड़े इनको एक्सपोज कर देंगे। ऐसे बिहार के नेताओं पर आपका एतबार नहीं है। आपके बीच में नहीं बोलूंगा, अभी हमारे बीच में ये बात कह दीजिए। राजीव रंजन जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज राजीव रंजन जी। हाँ, मैं देखिए आंकड़े देता हूं। जब हम साथ थे 2012-13 में, आज खुद देखिए इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी बिहार का था 15%। अब जब 2014-15 में ये अकेले थे जंगल राज के साथ, तो बिहार का जीडीपी था 9%। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं, ये 12% का गिरावट आ गया जब हम साथ थे और जब हम नहीं थे में। आप देखिए 32,690 करोड़ 2012-13 से लेके मात्र 28,000 करोड़ रुपया 2013-14 में। और सबसे बड़ी चीज देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन बिहार 20,000 करोड़ 12-13 में। 13-14 में कितना? मात्र 2,290 करोड़। और 14-15 में पूरा लुटिया डुबो दिया, मात्र 600 करोड़ रुपया। तो हम जो 8 साल थे, हम क्या कर रहे थे, और जब ये अकेले हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। अच्छा ठीक है, रीता बहुगुणा जी, ये महागठबंधन है, मुझे बताइए राहुल गांधी जी को लालू यादव जी के साथ मंच शेयर करने में परहेज क्यों है? पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी संबित जी का। बड़े आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ आंकड़े मैं भी प्रस्तुत कर दूं। जब जब हमारी यूपीए की सरकार थी तब के आंकड़े और आज एनडीए की सरकार के आंकड़े जोड़ लीजिए। हमने अरहर की दाल 75 रुपए किलो पे छोड़ी, इन्होंने 160 रुपए पे पहुंचा दी। हमने चने की दाल 50 रुपए पे छोड़ी, इन्होंने 100 रुपए पे पहुंचा दी। इन्होंने टमाटर, प्याज, सब्जी, फल
सबके दाम अब कहां पहुंचा दे। इन्होंने कहां पर जीडीपी है आज, कितने प्रतिशत पर है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ का क्या हाल है, हमने 4.5 पर छोड़ा, आप उसको 2 के नीचे ले आए। आप बात मत करिए, आपसे आंकड़े लोग बिहार के नहीं मांगेंगे, आपसे आंकड़े लोग देश के मानेंगे, क्योंकि आप सिर्फ हवाबाजी करते हैं, आप स्लोगन देकर लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, और आप बिहार को एक झूठा पैकेज दिखाकर, जिसमें कि आधे ज्यादा पैकेज पहले से काम कर रहा है, आप उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल आप सरकार में रहे, उनके साथ जनता पार्टी की सरकार में भी रहे, 90 में भी रहे, 8 साल इधर भी रहे, और आज आप कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ। आपकी पार्टी के एक नहीं, सभी नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं। वो जो है, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, दलित हैं, अति पिछड़े, उनके लिए काम कर रहा है। आप तारीफ करते थे उसकी, और आज आप कह रहे हैं वो अच्छे नहीं है। मैंने वो भी सर्वे देखा है जिसमें बिहार के 87% लोग ये कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं या एवरेज हैं। सिर्फ 10 या 12% कह रहे हैं नीतीश कुमार अच्छे नेता या चीफ मिनिस्टर नहीं थे। 60% कह रहा है अच्छे और बहुत अच्छे थे। वो आंकड़ा आप क्यों नहीं देख रहे हैं? प्रश्न ये है कि आप परेशान हैं, आप वहां से एक जाली ट्रेन चला रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सब इकट्ठे हुए, आप चुनाव के जो चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने 4 अपने प्रदेशों के लिए वहां से ट्रेनें चलाई है 60% उसमें छूट देकर, और किसके नाम से बुक करी है? जो राजस्थान का एक आरएसएस का आपका बंदा है, उनके नाम से आपने ट्रेनें बुक करी हैं, 60% की छूट दी है, 9 तारीख से आचार संहिता लग गई है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, खूब खिला पिला रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो भाई संवित जी, ना पैसा काम आएगा, ना आपके झूठे आंकड़े काम आएंगे। वहां पर लोगों को चेहरा चाहिए, और चेहरा वहां पर नीतीश कुमार जी का है। कांग्रेस से भी स्वीकार किया है, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, और आप देखिएगा जनता जब वोट डालेगी तो प्रदेश के नाम पे डालेगी। आपने दिल्ली में बड़ी बहुत आपने हवा बांधी थी, दिल्ली के चुनाव में 3 सीटें आई आपकी, वहां भी आपकी दुर्दशा होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए, हमें बरगलाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी की रैली में चल रही है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये आपको चिंता की जरूरत नहीं है। आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मुझे चिंता है ना, सारी पार्टी के सारे पार्टी के लोग आएंगे और वहां पर रहेंगे। रीता जी 1 मिनट, मुझे चिंता है। हमसे चौरसिया जी ने पूछा। मैं देश का एक नागरिक हूँ, मैं बिहार में रुचि रखता हूँ, देश में लोकतंत्र है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपसे मुझे ये बताइए कि अगर लालू यादव जी आपके सहयोगी हैं तो राहुल गांधी उनके साथ मंच क्यों नहीं शेयर करना चाहते? माननीय सोनिया गांधी जी, लालू जी, नीतीश जी और सब लोगों ने एक साथ अभी बहुत बड़ी रैली की। अब राहुल जी जा रहे हैं, हम लोगों ने निमंत्रण अन्य पार्टियों को भी है। अब उनके यहाँ से कौन आएगा ये उस पार्टी को तय करना है, अभी तय हुआ नहीं है। आप उसमें आप अनुमान लगा रहे हैं। लेट द पार्टीज डिसाइड। चुनाव शुरू हो गया है, सब नेता जगह जगह फंसे हैं, कौन उस दिन खाली होगा, कहाँ पर आएगा? हर मंच पर सब नेता एक साथ थोड़ी खड़े होंगे, और होंगे भी नहीं भी होंगे। तो इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि अब रैली तो बहुत होंगी, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। आप भी जानते हैं कि चुनाव की रैली अच्छा, एक मिनट क्लियर हो चुका है। मेरा सवाल ये है, रैली कहीं होंगी, राहुल जी भी कई जगह जाएंगे, मुझे बताइए राहुल जी को क्या लालू यादव से मंच साझा करने में कोई दिक्कत है, हाँ या ना? क्यों होगा? जब हम पार्टी में साथ हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ थी मंच के ऊपर, तो क्यों होगा? लालू जी पहले भी हम लोगों के साथ गठबंधन में यूपीए में रह चुके हैं, कोई परहेज नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। गठबंधन हमने किया, उस गठबंधन के जो सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करेंगे। मतलब मैं ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि रीता बहुगुणा जोशी जी ने कहा है कि राहुल गांधी को लालू यादव के साथ मंच साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कह दिया, हमारा गठबंधन है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ी हो चुकी हैं, राहुल जी की भी रैली है, सभी पार्टी का नेतृत्व तो वहां आएगा। जब आ जाए ना आए तब आप बात करिएगा। नहीं, मैं चला दूं ब्रेकिंग न्यूज। और जब गठबंधन है तो किस बात का परहेज? कोई मैं चला दूं ब्रेकिंग न्यूज? आप जो चाहिए चलाइए, आपका काम है। मैं तो कह रही हूँ हमारा गठबंधन है, हम हर अपने गठबंधन के पार्टनर के साथ हर जगह खड़े होने को तैयार हैं।
शक्ति यादव जी, क्या आप राहुल गांधी को अपनी रैली में बुलाएंगे या राहुल गांधी की रैली में लालू जी जाएंगे? दीपक जी, ये तो ऐसे सवाल हैं, जब चुनाव होंगे और रैलियां होगी और या साझा कार्यक्रम बनेंगे तो जो दल के नेता हैं निश्चित तौर पर जो साझा कार्यक्रम में जो शामिल होते हैं लोग शामिल होंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हाल ही के दिनों में आपने देखा, दीपक जी आप आए भी थे, कि इतनी बड़ी रैली हुई, उसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा उसमें शामिल हुई, आदरणीय लालू जी थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, तो सब लोग थे। सवाल यह है दीपक जी कि बिहार में जो गोलबंदी है और महागठबंधन का जो आकार हुआ, तो जो नीचे से जो भूस्खलन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वो बौखलाहट जो है उनको चैन की नींद सोने नहीं दे रहा। और मैं स्पष्ट कर दूं, और मैं समझता हूं कि लंबे समय से बिहार से आपकी अभिरुचि रही है और यहाँ के मतदाताओं के ट्रेंड को आपने देखा और समझा है, तो बिहार के मतदाता ने मन बना लिया है कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द विचार रखने वाले लोग जो 90% आबादी है वो निश्चित तौर पर महागठबंधन के साथ है। और एक सबसे बड़ा सवाल आज बिहार के मतदाताओं में तैर रहा है, बिल्कुल इस तरह से तैर रहा है कि क्या इस राज्य के अंदर में कौन मुख्यमंत्री होगा जो बिहार के प्रगति के पद पर ले जाएगा, जो विजनरी होगा, या फिर कठपुतली होगा जो बगल के झारखंड में 14 वर्षों तक शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड पर जिस तरह से थोप करके वहां का चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को जरा सा वजन नहीं देता, क्या वो सरकारें चाहिए? तो बिहार की जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो असूल है, सिद्धांत है, उन चीजों को आप जानते हैं कि हमारा बिल्कुल स्पष्ट रेखा है। हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, सोशल इंपावरमेंट। ठीक है शक्ति यादव जी, ठीक है शक्ति यादव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह होगा कि सीट क्यों काट ली अपने सहयोगी दलों की भारतीय जनता पार्टी ने, और साथ ही साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री बीजेपी बता क्यों नहीं रही? तो बिहार चुनाव में बड़े दिलचस्प समीकरण बन गए हैं कि कौन किसको डुबा रहा है। यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि जनता परिवार जो बना था मुलायम सिंह यादव के चलते वो टूट चुका है, बिहार चुनाव से पहले टूट चुका है। जनता परिवार तहस नहस हो चुका है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में रामविलास पासवान सीटों के बंटवारे से नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। तो कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है बिहार के अंदर। सीधे हम सबसे पहले चलते हैं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, मुलायम सिंह यादव आपसे क्यों अलग हो गए? क्योंकि रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये दोनों नाराज है एनडीए से, लेकिन मुलायम सिंह यादव आपसे क्यों अलग हो गए? इसका तो जवाब दे दीजिए आप। देखिए, निश्चित तौर पर इसका जवाब पहले भी पार्टी ने दिया है और बिल्कुल कुछ चीजें साफ हैं। मुलायम सिंह यादव जी निश्चित तौर पर समाजवादी पृष्ठभूमि के राजनेताओं में वरिष्ठतम राजनेताओं में एक माने जाते रहे हैं। महागठबंधन के औपचारिक नेता वो नहीं थे, वो जो प्रस्तावित, अरे जनता परिवार के नेता जो थे वो उन्हें, आप एक मिनट राजीव रंजन जी, क्या वो जनता परिवार के नेता थे या नहीं थे? लेकिन निश्चित तौर पर मैं वही कह रहा हूं, निश्चित तौर पर थे, लेकिन महागठबंधन बिहार के जो राजनीतिक दल थे उन्होंने मिलकर के बनाया और ये पूरी तरह से बिहार के चुनाव को ध्यान में रख करके बनाया गया। बिहार में जमीनी तौर पर समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। 0.5% से भी कम मतदाताओं ने उनको वोट किया था। उसके हिसाब से गठबंधन ने ज्यादा सीटें उन्हें ऑफर की थी। लेकिन अब जो भी दबाव रहा हो, जो भी परिस्थितियां रही हो, कमोबेश उत्तर प्रदेश के आने वाले 2017 के चुनाव का ध्यान समाजवादी पार्टी को भी रखना चाहिए था। बिहार में जिन राजनीतिक दलों का जमीनी आधार है वो एकजुट हैं और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का जादू यहां नहीं चलेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन के बाकी घटक दल हैं उनका जमीनी संगठन और जो जमीनी आधार है वो बहुत ही व्यापक है। उसके सामने एनडीए की चुनौती बेअसर होगी। पर आप क्या बताएंगे लोगों को, मुलायम सिंह यादव क्यों अलग हो गए? बताइए शक्ति यादव जी।
दीपक जी, मुलायम सिंह यादव जी इस महागठबंधन के सबसे बड़े सूत्रधार हैं और अरे सूत्रधार ही टूट गया तो आपकी तो माला ही टूट गई। लोग का मानना है कि आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, ऐसा नहीं होता है कि बाग लगाने वाला व्यक्ति हटता है तो बाग का महत्व खत्म हो जाता। अरे माली चला गया तो मेरे अभिभावक है, माली चला गया तो पेड़ तो सूख जाएंगे ना। उन्होंने ही शक्ति यादव जी, माली अगर चला गया तो पेड़ तो सूख जाएंगे ना बगीचे के। नहीं दीपक जी, उनका नहीं दीपक जी, उन्होंने तो कई माली यहाँ रख दी है और वो अभिभावक है, उनका आशीर्वाद ही इस महागठबंधन के लिए पर्याप्त है। और मैं समझता हूं कि बिहार के मतदाता आदरणीय मुलायम सिंह जी के प्रति बिल्कुल श्रद्धा का भाव रखता है और वो गठबंधन में है या नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद इस गठबंधन को प्राप्त है और हमारे जो दल के नेता है और हम लोग सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज दीपक चौरसिया जी, बिहार के में चुनाव में कौन फैक्टर है नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल सीधा है कि बिहार में चुनाव जो है बिल्कुल कॉमनर फोर्सेज बनाम धर्मनिरपेक्ष और सोशल जस्टिस का है। आदरणीय महोदय कह रहे थे जंगल राज वाली बात, अब अपने चीजों को ये भूल जाते। सारे सब भ्रष्टाचार के जो पावर ग्रिड हैं वहां उनके यहां पदस्थापित है। एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि आजाद मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार में को खत्म करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको छिपाने के लिए 47 लोगों की बलि की बेदी चढ़ा दी। ऐसा भ्रष्टाचार किसी ने देखा? आपने जो वादा किया, कमिटमेंट किया देश की जनता के सामने, वादा खिलाफी आप। अरे शक्ति यादव जी, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। आप कृपया भ्रष्टाचार की बात मत करिए। आपके नेता भ्रष्टाचार में ही जेल गए, उनको सजा हुई और वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे। आप कम से कम भ्रष्टाचार की बात मत करिए। आपको आदरणीय महोदय ऐसा है कि लालू प्रसाद जी पर एक पैसे का रिकवरी अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, उन पर प्रतिबंध है, मैं मानता हूं प्रतिबंध है, कोर्ट में मामला है, इस बात को मानता हूं। लेकिन जिन लोगों ये अपने लोगों को क्यों भूल जाते, इनके अपने बंगारू लक्ष्मण को क्यों भूल जाते, यूटीआई मामले को क्यों भूल जाते, क्यों गुजरात के मामले के भूल जाते? कहाँ चले गए आप? छोड़िए, बिहार के चुनाव में इसका कोई असर नहीं होने वाला। डॉक्टर समीर पात्रा, मैं ये जानना चाहता हूं कि बंगाली मार्केट से आप मिठाइयां कम क्यों बुलवाते हैं? देखिए, आपने मांझी जी को मिठाई नहीं खिलाई, वो नाराज हो गए। इसके चलते 2 दिन आप सीट का डिक्लेरेशन ही नहीं कर पाए। अब आपने मांझी जी को मिठाई खिला दिया तो रामविलास पासवान नाराज हो गए। ना, वो भी सीन है मिठाई खाते हुए। ना दीपक जी सुनिए, सबने मिठाई खाया है और मैं बोलता हूं हम आप सब लोग मिठाई खाएंगे। दिवाली इस बार हमारी ही है और मिठाई आएगी, चिंता मत करिए। मगर एक सेकंड, मगर देखिए दीपक जी, आप अभी कह रहे थे कि माली चला गया और पेड़ सब सूख जाएगा। अरे ये सब सूखे पेड़ हैं, आप भी कैसे एकदम हल्के हल्के चुटकी ले लेते हैं। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। ये सब सूखे पेड़ है, ये और क्या सूखेंगे आप बताइए? ये वैकल्पिक राजनीति करने वाले हैं। कौन कौन मिलकर वैकल्पिक राजनीति करने वाले हैं? सोनिया जी, राहुल जी, लालू जी, ये सब मिलकर वैकल्पिक राजनीति करेंगे। जिनको देश ने मुक्त करने का आदेश दिया, आप बताइए ये वैकल्पिक राजनीति करने वाले हैं? अभी ये सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे। आप बोलिए, एक ओवैसी जो इन्हीं का मित्र है, ओवैसी सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा स्तंभ बना हुआ था। जैसे ही ओवैसी बिहार में आ गए, इनका सेक्युलरिज्म ध्वस्त हो गया। मुझे तो बचपन का वो कहानी याद आ गया, वो तंबू वाला कहानी, कि 3 सेक्युलर मित्र एक तंबू में रहते थे। उस तंबू के बाहर एक ऊंट बैठा हुआ था, तो सबने बोला वाह ये तो बहुत क्यूट सेक्युलर ऊंट है, इसको थोड़ा सा अंदर आने देते हैं। ऊंट ने अपना मुंह घुसाया, सबने बोला वाह कितना सेक्युलर ऊंट है ये। और जब ऊंट पूरा घुसा है, अब ये सारे सेक्युलरिस्ट बाहर हो रहे हैं, तब इनको याद आ रहा है कि वो तो देश को भ्रष्ट करने वाला नेता है। बताइए, ऐसी तो इन सेक्युलरिस्टों की हालत है। और तीसरी बात है, ये सेक्युलरिज्म को कब बताएंगे? तो आप देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि हमको मिलकर सेक्युलरिज्म को बचाना है। जब उनको 5 सीट देने की बात हुई, तब उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं, सेक्युलरिज्म को बचाऊंगा नहीं। आप बताइए, 5 सीट दीजिए तो सेक्युलरिज्म नहीं बचाऊंगा, 40 सीट दीजिए तो सेक्युलरिज्म बचा दूंगा। और कांग्रेस अभी इतना बड़ा प्रवचन दे रही थी। बताइए, पवेलियन में बैठ के मैच देखने वाले को जब 40 सीट मिल जाता है ना, तब वो इतना ही बोलता है। क्यों मिला है 40 सीट? वो इसलिए मिला है
क्योंकि नीतीश जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। नीतीश जी ने दोनों तरफ बैसाखी ले रखी है, एक तरफ भ्रष्टाचार की बैसाखी और दूसरी तरफ जंगल राज की बैसाखी। इतना बढ़िया सब काम पात्रा करते जी हैं अपने गठबंधन पर तो सुबह से शाम दूसरे तक तरफ बोलने से बातें कही जाती है तो वो ये आप बीच में बोलिएगा तो हम भी बीच में बोलिएगा। और दूसरे अरे आप लोग तीन हैं, भ्रष्टाचार, अहंकार, भ्रष्टाचार, अहंकार, जंगल राज। आप धर्म को तो बोलने दीजिए, थोड़ा सा सुशासन को तो बोलने दीजिए। आप कभी से बोले क्या अभी तक भ्रष्टाचार का और जंगल राज का बीच में बोलने लगे। सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे ही हम बोलेंगे बताइए, तीन बोल रहे थे अभी, हम सुन रहे थे पूरा अपराध। अरे देखिए देखिए बौखलाहट देखिए दीपक जी इनकी, हम अकेले लड़ रहे हैं सुशासन के लिए, ये सारे डेस्परेट लोग। मरता क्या नहीं करता, अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है इस मुहावरा का अर्थ की मरता क्या नहीं करता तो दिखा दीजिए। ये महाठगबंधन देखते ही वो बच्चा निबंध लिख देगा, मरता क्या नहीं करता तो 4 पेज का निबंध लिखेगा। ये सब बताइए। आज जाके कांग्रेस के ऑफिस में जनता दल यूनाइटेड के लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे बुरे दिन आपने जेडीयू के देखे हैं कभी? जेपी के और लोहिया के आदर्शवाद पे चलने वाले लोग जाके कांग्रेस के दफ्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मरता क्या नहीं करता ये यहाँ केवल अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई चल रही है, बिहार के एग्जिस्टेंस की लड़ाई ये महाठगबंधन वाले कोई नहीं संभाल रहा है। देखिए राजीव रंजन जी, आपको कह रहे हैं महाठगबंधन है ये, गठबंधन नहीं ठगबंधन है ये। इनका प्रवचन पहले तो संबित पात्रा जी को इसी चैनल पर मैंने कहा था कि शब्दों का संयम रखें। अगर ये आदतन ये एक ऑफेंडर के तौर पर ये दर्ज अपने आप को करना चाहते हैं कि लगातार ये भाषाई हिंसा का सहारा ले रहे हैं, उन नेताओं को ये ऑफेंडर बैठे हुए हैं जिन्होंने 4 यादव, वो आपको बड़े क्यूट और प्यारे लग रहे हैं, हम आपको ऑफेंडर दिख रहे हैं। पहले संबित पात्रा जी बताइए, हम आपको ऑफेंडर दिख रहे हैं। अब आप चुप रहिए। लालू प्रसाद यादव आपको बहुत पात्रा अच्छे जी दिख अब रहे आप चुप रहिए। आप भाषाई हिंसा हमारे बीच में आप घुस गए थे, अब हम चुप रहे। भाषाई हिंसा से बचिए। और जदयू के बारे में आप क्या बात करते हैं? हमारी हैसियत ही नहीं है, इसी को कहते हैं जंगल राज। जब आम आदमी आवाज उठाता है तो गाली देते हैं, लालू प्रसाद बोलते हैं हैसियत क्या है, यही तो गुंडाराज होता है। और क्या होता है? अरे हम तो रंग हैं, हम तो साधारण आदमी हैं। राजा आप बिहार निवास में अपने नेताओं, यही तो बोल रहे हैं, अपने नेताओं के बारे में पता कर लीजिए। हमारी क्या औकात है? अपने नेताओं के जूते जो घिसे हैं हमारा क्या उनका औकात है? पता करा लीजिए कि आपके तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व को बिहार निवास में अकेले जीतन राम मांझी जी ने जो स्थिति पैदा की है उन लोगों के सामने में, आपको पता चल चुका है किस तरह से आप गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे एक इससे बुरा कुछ हो सकता है? जिसके पास 19% वोट शेयर है, महादलित को आपने गेस्ट हाउस से निकाल कर बिहार भवन से निकाल के सड़क पे फेंक दिया, तो आपको यह अपमानजनक लग रहा है जनता दल यूनाइटेड के लिए। इस गलतफहमी के शिकार मत रहिए। महागठबंधन और नीतीश कुमार के सामने आपकी चुनौती बौनी है और आपके नेताओं को एक विकल्प नहीं मिला नीतीश कुमार जी के चेहरे मुंह से भी निकल रहा था। आपको नरेंद्र मोदी को सामने लाना पड़ा और नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ पिटने जा रहे हैं आप। रीता जी, क्रिकेट में एक टर्म होती है नाइट वॉचमैन, शब्दों को सुधारिए। क्रिकेट में टर्म होती है नाइट वॉचमैन। कह रहा हूं कि शब्दों को सुधारिए। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने बिहार में नाइट वॉचमैन बनने का फैसला क्यों किया? नीतीश जी को बोलिए, सांप और चंदन वाली वाणी कौन बोल रहा था? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अगर मुझे 7 सेकंड दे दें, मात्र 7 सेकंड। संवेद जी 7 सेकंड, मैं आपको 6 मिनट से सुन रही हूँ। संवेद जी मैं आपको 6 मिनट से सुन रही हूँ। दूसरों को नसीहत परस्या जी, और खुद मैं ये कहना चाहती हूँ। साथी बोल रहे हैं, हम तो चुप हैं। अच्छा, मेरी भी बात हो रहा है। ब्रेक के बाद आता हूँ, सीधे रीता जी के पास चलूंगा। तो मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कहां एनडीए और महागठबंधन में पानी कम है, हम इसी की बात कर रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, 1 शतक से ज्यादा का भी इतिहास, मुझे बताइए बिहार में नाइट वॉचमैन की भूमिका में क्यों आ गई?
देखिए, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि बड़ा गंभीर चुनाव हो रहा है और जिस तरह से संबित जी इसको मजाक में उड़ाने की कोशिश करें, बड़ा दुखदायी है। ये एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे गठबंधन से, और जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे भी सवाल पूछेगी कि काला धन कब वापस लाओगे, 15-15 लाख रुपए हमारे खाते में कब डालोगे, जो हमारी नष्ट हो गई फसल उसका मुआवजा कब आप देंगे। जनता पूछेगी कि कब हमारी थाली में बच्चों के दाल वापस आएगी। जनता आपसे पूछेगी हमारे बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, जो बड़बोलापन आपने 2014 में किया। और ये बात बिल्कुल सही है, हवाबाजी की सरकार रही, धोखेबाजी की सरकार रही और सिर्फ जुमलों की सरकार रही आपकी। और अब जुमलों पे संबित जी नहीं चलेगा। अब चाहे आप ऊंट की कहानी सुनाए, चाहे बकरी की कहानी सुनाए, कहानी ये है आपके पास चेहरा नहीं है बिहार में। आप पहले कहते थे नीतीश सबसे अच्छे हैं, आज आपको नीतीश ठीक नहीं लग रहे हैं और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। लोग जानना चाहते हैं, नीतीश जी सिंबॉलिक हैं, वो प्रतीक हैं उन पिछड़े जातियों के हाशिए पे बैठे हुए गरीबों की, जिनके जीवन स्तर को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, बेहतर बनाने की कोशिश की। 80% बिहार ग्रामीण है और ग्रामीण लोगों की दशा को सुधारने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए तो आप काम कर रहे हैं। आपने किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया। पूरे किसानों को, देश की जनता को, कांग्रेस को लड़ना पड़ा, तब आपने उसको वापस किया। आप कॉर्पोरेट की सरकारें, पूंजीपतियों की, बिहार में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार में आपके पास चेहरा भी नहीं है और आपने धोखा दिया 2014 में। अब धोखा बिहार की जनता नहीं खाएगी। और जो बी टीम आपने छोड़ी है ना MIM की, वो आपकी बी टीम है। आप कोशिश कर रहे हैं कि वो वोटें कटें, पर कोई वोट कटेगी नहीं। विकास के नाम पर नीतीश जी को वोट मिलेगा, गठबंधन को मिलेगा और हमारा ही गठबंधन जीतेगा वहाँ। आप परेशान है इसीलिए मान लीजिए और पुराना दिमाग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, राहुल गांधी क्या बोलेंगे, दो बयान आए हैं तो अभी 2 बयान आए हैं, उनके लिए कुछ छोड़ दीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा अभी 2 बयान आए हैं। राहुल जी ने तो घुटने पे कर दिया आपको संबित जी, राहुल जी ने तो आपको घुटने पे कर दिया भूमि अधिग्रहण कानून पर, टेक दिया, आपको वापस लेना पड़ा। अच्छा डॉक्टर संबित पात्रा, अभी 2 बयान आए हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा का और एक रामविलास पासवान का, कि बीजेपी ने हमारी 2-2 सीटें क्यों काट ली। उपेंद्र कुशवाहा को 25 सीट देने का वादा किया था और आपने रामविलास पासवान को 42 सीट देने का। तो कोई नहीं, वो सब हमने अपना सॉल्व किया। उसके बाद सब मिलके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुस्कुरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने हाथ उठा के ऊपर दिखाया कि हम कैसे एक साथ हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वो 2 सीट 3 सीट क्या ये सब है, इसमें कोई मतलब नहीं है। हम ठीक हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं बिहार को आगे की तरफ लेने के लिए। मगर जो डेस्परेशन इनके गठबंधन, ठगबंधन जो भी कह लीजिए, उसमें है। आप देखिए, अभी रीता बहुगुणा जोशी जी हमसे बोल रही थी हमसे देश पूछेगा। अरे अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, डूसू में, JNU में देश ने जवाब दिया है। पूछा आपसे बहुत वर्षों तक, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको धक्का देके अलग कर दिया है 2014। प्रदेश की सरकार बनाने की बात हो रही है, नहीं हुए हैं, जवाब आया है। चुनाव की बात मत करिए। देखिए, ये देखिए बीच में फिर बोलना चालू हो जाते हैं। आप दिल्ली में मुख्यमंत्री गिरे, आप यहाँ भी गिरे। ये हर समय जब मैं बोलूंगा तो ये बीच में शुरू हो जाएंगे। नहीं, अरे भाई रुकिए। अच्छा ठीक है, मैं आप सबको यही रोकूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, मुझे मालूम है कि ये बहस बहुत लंबी चलती रहेगी, हमारे पास बहुत वक्त है। 8 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं और उसके बीच में हम बिहार पर इसी तरह की गर्मा गर्म बहस करते रहेंगे। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।